कहानी का नाम है रहस्यमयी साधु। हाथों में कमंडल लिए हुए और पैरों में खड़ाऊ डाले हुए गांव की गलियों में साधु बाबा घर घर जाकर भिक्षा मांग रहे थे। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये लीजिए साधु बाबा आपकी भिक्षा। सदा सौभाग्यवती भव। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ऐसे ही चलते चलते साधु बाबा राधिका के घर के बाहर पहुंचते हैं। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। साधु बाबा की आवाज सुनकर अंदर से राधिका का पति मनोज गुस्से से बाहर निकलता है और बोलता है, अरे क्या दिक्कत है तुम्हें? क्यों रोज रोज हमारे दरवाजे के आगे आकर भीख मांगते हो? हाँ, ये तो मेरा कार्य है पुत्र, और ये तो मुझे करना ही है। अच्छा खासा चल सकते हो, बोल सकते हो, तो कोई काम धंधा क्यों नहीं कर लेते हो? भिक्षा दे दो, भिक्षा दे दो, बोल बोल कर मुफ्त का राशन लेते हो लोगों से रोज रोज। तभी वहाँ पर राधिका आ जाती है और मनोज को चुप करवाते हुए बोलती है, जी आप क्यों सुबह सुबह साधु बाबा पर भड़क रहे हैं? अगर 2 रोटी हम साधु बाबा को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? अरे तुम्हें क्या पता है कि 2 रोटी कमाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? खबरदार, अगर तुमने 2 रोटी या 1 टुकड़ा भी साधु बाबा को दिया तो। मनोज की बात सुनकर साधु बाबा मुस्कुराते हैं और आगे चले जाते हैं। मनोज को हमेशा से ही साधु बाबा का घर आने और भिक्षा मांगना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा ही गांव के लोगों के सामने उनकी आलोचना किया करता था। ऐसे ही एक दिन, अरे साधु बाबा के आशीर्वाद से मेरा तो इतने समय से रुका हुआ काम ही बन गया। साधु बाबा तो बहुत महान है। तुम्हारा काम तुम्हारी मेहनत से बना है भाई, किसी के आशीर्वाद से नहीं। तुमने मेहनत करी थी इसलिए तुम्हें सफलता मिली है। पर बहुत दिनों से मेरा काम नहीं बन रहा था। जैसे ही साधु बाबा ने मुझे उपाय करने के लिए कहा, सब कुछ ठीक हो गया। अरे ढोंगी है वो 1 नंबर का, उसकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। ढोंगी हो या कोई सिद्ध पुरुष हो, पर मेरे लिए तो वो इस वक्त सबसे अच्छे हैं। और मैं तो कहता हूँ कि तुम भी उनकी सच्चाई देखने की कोशिश करो। अरे बहुत देखे हैं मैंने ऐसे ढोंगी साधु बाबा को। मैं नहीं करता ऐसे किसी साधु बाबा पर कोई यकीन। ये साधु बाबा बस गांव में घूमकर भिक्षा इकट्ठा करते थे और उसके बाद हमेशा अपने ज्ञान और साधना में मगन रहते थे। एक छोटी सी कुटिया में ही वो अपना गुजर बसर किया करते थे। ऐसे ही एक रात मनोज जब देरी से अपने काम से घर आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि साधु बाबा जंगल की तरफ जा रहे हैं। साधु इतनी रात को जंगल में क्या करने जा रहा है? इसका पीछा करके देखता हूँ, कहीं कोई साजिश तो नहीं रच रहा हमारे गांव के खिलाफ। मनोज अपनी मोटरसाइकिल को साइड में लगाता है और पैदल पैदल साधु बाबा का पीछा करना शुरू कर देता है। जंगल के घने अंधेरे में साधु बाबा लगातार बस चलते ही जा रहे थे। अरे ये इतनी दूर कहाँ जा रहा है चलते चलते? कर क्या रहा है ये? पता तो लगाना ही पड़ेगा। तभी चलते चलते मनोज के पैर को एक पत्थर से ठोकर लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और जैसे ही उठकर सामने देखता है तो साधु बाबा उसे कहीं नजर नहीं आते। ये साधु कहाँ चला गया? अभी तो यहीं था, इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया? यहीं कहीं छुपा होगा जरूर। लगता है उसे पता चल गया कि मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। मनोज इधर से उधर घूम घूम कर हर जगह देखता है, लेकिन साधु बाबा कहीं नजर नहीं आते। अब मनोज वापस जंगल से बाहर निकलता है और साधु बाबा की कुटिया के बाहर पहुंचता है तो देखता है कि साधु बाबा वहां आराम से सोए हुए हैं। ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये साधु जंगल में जा रहा था और फिर अचानक से गायब हो गया। मेरे इतना ढूंढने पर भी वो मिला नहीं और अब ये यहाँ आराम से सो रहा है। आखिर ये चल क्या रहा है? ये साधु है या बहुरूपिया है? इस सारे दृश्य के बाद मनोज के दिल में काफी सवाल उठने लगते हैं। मनोज वापस से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है और थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच जाता है। जी आज आप इतनी देर से क्यों आए हैं? मैं कब से आपकी राह देख रही थी। अरे कुछ नहीं, बस वो काम ज्यादा था ना, इसी वजह से मुझे आने में देरी हो गई। अच्छा ठीक है, आप हाथ मुंह धो लीजिए,
मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ ठीक है, तुम खाना लगाओ, मैं आता हूँ। मनोज हाथ मुंह धोकर आता है और राधिका खाना लगा देती है। और खाना खाते हुए भी मनोज साधु बाबा के बारे में ही सोचता रहता है। जी आप क्या सोच रहे हैं? कोई परेशानी चल रही है क्या आपके दिमाग में? अगर इसे मैंने कुछ कहा तो ये वैसे भी मेरी बात का यकीन नहीं करेगी। पहले मैं खुद सारे सच का पता करूंगा, उसके बाद किसी से कुछ कहूंगा। क्या हुआ? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अरे कुछ नहीं, बस काम के बारे में सोच रहा था। काफी थक गया हूँ, खाना खाकर अब मैं आराम करना चाहता हूँ बस। मनोज खाना खाकर आराम से सो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन साधु बाबा अपनी कुटिया के बाहर एक छोटा सा सत्संग रखते हैं, जिसमें गांव की सभी औरतें और आदमी आते हैं। जीवन एक अनमोल रत्न है। एक व्यक्ति को अपने जीवन में उच्च कार्य करने चाहिए। अभिमान हमेशा इंसान को पीछे धकेलता है, लेकिन धैर्य, प्यार, सम्मान, इज्जत सब कुछ मनुष्य के सफल जीवन के मूलभूत स्तंभ होते हैं। इसी प्रकार साधु बाबा सभी को अपने वचन सुना रहे होते हैं। इसी बीच मनोज भी उस सत्संग में आ जाता है और साधु बाबा की बातें सुनकर उनके पास जाता है और बोलता है, बस भी करो, और कितना लोगों को पागल बनाओगे अपनी बातों से? क्या बात है पुत्र, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे सब जानता हूं मैं। किसी किताब से ये 2 शब्द पढ़कर और उन्हें लोगों को बताकर तुम साबित करना चाह रहे हो कि तुम्हारे अंदर कितना बड़ा ज्ञान का सागर है। मैं तो केवल मनुष्य को उसके व्यक्तिगत जीवन के बारे में बता रहा हूं पुत्र, और कुछ भी नहीं पुत्र। अरे इतना ही अगर व्यक्तिगत ज्ञान देना है तो सबसे पहले अपना व्यक्तिगत सुधारो ना। खुद पर काम करो। लोगों के आगे हाथ क्यों फैला रहे हो? क्यों इस छोटी सी कुटिया में रह रहे हो? अरे कोई काम करो और ढंग का घर बनाओ, शादी करो और अपना परिवार बढ़ाओ। मनोज की ऐसी बातें सुनकर सत्संग में बैठे हुए लोगों को गुस्सा आ जाता है और कुछ लोग उठकर मनोज का विरोध करते हैं। अरे मनोज भाई साहब, आपको आखिर दिक्कत क्या है साधु बाबा से? क्यों आप बार बार उनकी बेइज्जती करते रहते हो? और नहीं तो क्या, अरे ज्यादा नहीं तो कम से कम उम्र का ही लिहाज कर लो। उम्र चाहे कितनी भी हो, अगर इंसान की समझ सही हो ना तो इंसान को अपनी बात रखने का पूरा हक है। अरे मनोज भाई, अगर तुम्हें साधु बाबा के सत्संग में नहीं आना है, उनके वचन नहीं सुनने हैं, तो तुम मत आओ ना। हम सबको तो उनके वचन सुनने दो। क्यों तुम हमारा भी समय खराब कर रहे हो? ऐसे ही गांव के लोगों और मनोज के बीच में बहस हो जाती है और राधिका भी मनोज को चुप करवाने की कोशिश करती है, लेकिन मनोज किसी की कोई बात नहीं सुनता। कृपया करके आप सभी लोग शांत हो जाएं। संसार में विभिन्न प्रकार के मनुष्य होते हैं। जरूरी नहीं है कि हर मनुष्य हर एक इंसान को स्वीकार करे, उसके वचनों को समझे। इसलिए आप लोग आपस में किसी भी तरीके की बहस ना करें। इन्होंने जो किया ये इनके कर्म है। आप लोग जो कर रहे हैं वो आपके कर्म है। देखो मनोज भाई, साधु बाबा कितने ज्ञानी हैं। तुम्हारा इतना बोलने पर भी उन्होंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। अरे क्योंकि मैं सही बोल रहा हूँ, समझे? इतना बोलकर मनोज पैर धमकाता हुआ वहाँ से चला जाता है। वक्त गुजरता चला जाता है। अब क्योंकि मनोज हमेशा ही साधु बाबा की निंदा किया करता था, इसी वजह से गांव के लोग मनोज के चलते अब राधिका को भी तरह तरह की बातें सुनाया करते थे। ये मनोज की बीवी पता नहीं क्यों अपने पति को समझाती नहीं। जब देखो तब इसका पति बस साधु बाबा को किसी न किसी बात पर सुनाता ही रहता है। अरे और नहीं तो क्या, मुझे तो लगता है कि ये भी बस ऊपरी दिखावा ही करती है साधु बाबा का सम्मान करने का। अंदर ही अंदर ये दोनों पति पत्नी उन्हें अच्छा नहीं समझते। सही बात है। अरे मेरा पति अगर ऐसा करता ना तो मैं तो अपने पति से बात करना ही बंद कर देती। लोगों की ऐसी बातें सुनकर राधिका को थोड़ा बुरा लगता है, पर बेचारी करती भी तो क्या करती, क्योंकि वो तो हर दिन मनोज को खूब समझाती थी, लेकिन मनोज किसी भी तरह से उसकी बात समझता ही नहीं था। ऐसे ही एक रात जब फिर से मनोज देरी से घर आ रहा होता है, तब फिर से
साधु बाबा को वो जंगल में जाते हुए देखता है। आज तो मैं पता लगा कर ही रहूंगा कि आखिर ये साधु आधी रात को जंगल में जाकर करता क्या है। मनोज अपनी मोटरसाइकिल को फिर से साइड में लगाता है और साधु बाबा का पीछा करना शुरू कर देता है। और ठीक जंगल के बीचों बीच जाते ही फिर से साधु बाबा उसकी आंखों से ओझल हो जाते हैं। आखिर चल क्या रहा है ये सब? वो साधु बाबा अचानक से हवा में कहाँ छूमंतर हो जाता है। उसे हवा अपने साथ उड़ा कर ले जाती है या जमीन अपने अंदर छुपा लेती है। कोई ना कोई रहस्य तो जरूर है इस साधु बाबा का और इसके आधी रात में इस जंगल में आने का, और मैं इस रहस्य को सुलझा कर ही रहूंगा, फिर चाहे मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इतना कहकर मनोज जंगल से बाहर निकलता है और अपनी मोटरसाइकिल लेकर घर आ जाता है। अब अगले दिन से मनोज अपने काम से थोड़ा समय निकालकर साधु बाबा पर नजर रखना शुरू कर देता है। ऐसे ही एक दोपहर जब गांव के सभी लोग अपने घरों के अंदर होते हैं, तभी मनोज देखता है कि साधु बाबा एक झोले में भरा कुछ सामान अपने कंधे पर टांगे अपनी कुटिया के तरफ जा रहे हैं। ये साधु बाबा झोले में लेकर क्या जा रहा है, और वो भी इतनी दोपहर को? इस वक्त तो सारे बाजार और दुकान भी बंद होते हैं, तो फिर ये क्या लेकर आ रहा है? पता लगाना पड़ेगा। मनोज चुपके चुपके साधु बाबा का पीछा करते हुए उनकी कुटिया पर पहुंचता है और साधु बाबा अपने झोले में से कुछ हड्डियां, कुछ जंगली फल और कुछ सामान निकालते हैं। ये सब कुछ क्या है? ये साधु बाबा इन सब का क्या करता है? कहीं ये साधु के वेश में कोई तांत्रिक तो नहीं है, और ये गांव में कोई काली क्रिया या कोई टोटका तो नहीं कर रहा है? साधु बाबा जल्दी से आग जलाते हैं और उन जंगली फलों को उसके अंदर डाल देते हैं, जिसके बाद वो अपने साथ लाया हुआ बाकी का सामान भी उसी आग के अंदर डाल देते हैं। बस अब ये सामान मुझे उसके पास ले जाना है, वरना वो मेरी बात नहीं मानेगा, और उसने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मेरी बरसों की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। किसके बारे में बात कर रहा है ये? खुद से कभी जंगल में जाता है, फिर सामान लाता है। ये हो क्या रहा है? हर दिन मनोज के सवाल साधु बाबा को लेकर बढ़ते ही चले जा रहे थे। ऐसे ही एक दिन जब साधु बाबा अपनी कुटिया में सोए हुए होते हैं, तभी उनके कानों में एक आवाज आती है। मुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, मुझे खाना दो, वरना मैं सब पर अपना प्रकोप बरसा दूंगा। उस आवाज को सुनते ही साधु बाबा जल्दी से उठ खड़े होते हैं। मुझे तुरंत निकलना होगा, इससे पहले कि वो खुद इस गांव में आ जाए। मुझे उस तक जाना होगा, किसी भी हाल में मुझे इस गांव में उसे आने से रोकना है। अपने दिन भर की इकट्ठा की हुई भिक्षा का झोला लेकर साधु बाबा जंगल में पहुंचते हैं, और जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंचते ही वो अपनी आंखें बंद करते हैं और कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं। तभी उनकी आंखों के सामने एक द्वार प्रकट हो जाता है। वो जल्दी से उस द्वार को खोलते हैं और उसके अंदर चले जाते हैं, और सामने एक तांत्रिक होता है और वो ठीक उसके सामने खड़े होते हैं। ये मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। अरे कितनी बार कहा कि मुझे ये सब नहीं खाना, मुझे मेरा मांस मछली वाला खाना चाहिए। अगर तुम्हें जीवन जीना है तो तुम्हें यही खाना पड़ेगा, वरना तुम जानते हो ना, ये खाना खा खा करके तो मैं मर ही जाऊंगा। अभी के लिए ये खा लो और अपनी भूख मिटा लो। मैं फिर दोबारा तुमसे मिलने के लिए आऊंगा, और याद रहे, गांव और वहां के रहने वाले लोगों से दूर रहोगे तुम। इतना कहकर साधु बाबा दरवाजे से वापस बाहर आते हैं, जिसे उन्होंने अपने मंत्रों से प्रकट किया था, और उनके बाहर आते ही वो दरवाजा अपने आप गायब हो जाता है। बस थोड़ा वक्त और है, उसके बाद जैसे ही मेरी साधना संपन्न हो जाएगी, फिर इस गांव के लोग हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएंगे। बस तब तक मुझे बहुत ही सावधानी से सारी चीजें करनी होंगी। इतना कहकर साधु बाबा वापस से अपनी कुटिया में आ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। तभी मनोज चुपके से साधु बाबा की कुटिया के बाहर झांकते हुए बोलता है। अभी थोड़ी देर पहले तो ये साधु यहाँ पर नहीं था। मैंने गांव में भी देखा तो
वो वहां भी नहीं थे। आखिर गए कहाँ थे ये? कहीं फिर से उसी जंगल में तो नहीं गए थे? कुछ तो चल रहा है जो गांव वालों की नजरों से छुपा हुआ है। पता तो लगाना पड़ेगा ही। वक्त गुजरता चला जाता है। मनोज साधु बाबा का काफी पीछा करता है, लेकिन फिर भी उसे कुछ पता नहीं चल पाता। उल्टा वो और ज्यादा उलझता जाता है। अरे ये साधु बाबा ही या जलेबी, जितना भी मैं उसकी पहेली सुलझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये पहेली तो उतनी ही उलझती जा रही है। ऐसे ही एक दिन साधु बाबा के जंगल के राज को पता करने के लिए मनोज आधी रात को उठकर अपने घर से साधु बाबा की कुटिया की तरफ जाने लगता है। और इसी बीच राधिका की भी आंखें खुल जाती है और वो मनोज के पीछे पीछे चल देती है। ये इतनी रात को मेरे पति साधु बाबा की कुटिया में क्या करने के लिए जा रहे हैं? कहीं साधु बाबा को कोई हानि तो नहीं पहुंचाना चाहते हैं ये? मनोज जैसे ही कुटिया में पहुंचता है तो देखता है कि साधु बाबा वहाँ पर नहीं है। तभी पीछे से राधिका जाकर मनोज से बोलती है, जी आप इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तुम यहाँ क्या कर रही हो राधिका? मैं तो यहाँ पर आपका पीछा करते हुए आई हूँ। सच सच बताइए, आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे अभी मुझे खुद कुछ नहीं पता, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं? क्या नहीं पता है? और आप क्या पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी इतनी रात को और ऐसे चोरों की तरह? राधिका की बातें सुनकर मजबूरन मनोज को आधा अधूरा सच राधिका को बताना पड़ता है। अब दोनों पति पत्नी जंगल की तरफ जाते हैं और वहाँ से उन्हें साधु बाबा आते हुए नजर आते हैं। देखो राधिका, मैंने तुमसे कहा था ना, ये साधु जरूर कोई झोलमाल कर रहा है। देखो अब ये जंगल से वापस आ रहा है। तुम दोनों इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? हम दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं ये छोड़ो, लेकिन तुम बताओ कि तुम रोज रात को इस जंगल में क्यों जाते हो और कहाँ गायब हो जाते हो? ये सारी बातें मैं तुम्हें यहाँ नहीं बता सकता। अभी कुटिया में चलो। साधु बाबा के कहने पर मनोज और राधिका दोनों साधु बाबा के साथ उनकी कुटिया में जाते हैं, जहाँ मनोज बड़े ही गुस्से में बोलता है, मुझे सच सच बता दो कि आखिर तुम्हारा राज क्या है, वरना मैं पुलिस थाने में जाकर तुम्हें पकड़वाने के लिए अर्जी लिख दूंगा और फिर तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। हाँ अगर मैं यहाँ से चला गया ना, तो फिर इस पूरे गांव को कोई नहीं बचा पाएगा। ये आप क्या कह रहे हैं साधु बाबा? क्या हमारे गांव को किसी से खतरा है? अरे सबसे बड़ा खतरा तो ये खुद ही है। ये हमें बस अपनी बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा है राधिका। मुझे मालूम है मनोज कि तुम मुझ पर यकीन नहीं करते हो, लेकिन तुम जिस रहस्य को इतने दिनों से सुलझाने की कोशिश कर रहे हो ना, वो रहस्य सदियों पुराना है। साधु बाबा के मुंह से ये बात सुनते ही मनोज के पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है। तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं है कि तुम हर दिन की तरह मुझ पर अपनी चिल जैसी नजर रखते हो, लेकिन फिर भी किसी बात की तह तक नहीं पहुंच पा रहे हो? अगर इतना ही जान गए हो तो फिर खुद ही बता दो ना कि आखिर तुम्हारा रहस्य क्या है। मनोज और राधिका की बात सुनकर अब साधु बाबा कहानी बताना शुरू करते हैं। उमंग और केतन नाम के दो पक्के मित्र थे। दोनों ने ही संसार के मोह माया को त्याग कर साधु बनने का फैसला कर लिया था और अपना घर परिवार छोड़कर दोनों एक आश्रम में बहुत सिद्ध साधु के पास साधु बनने के लिए शिक्षा लेने जाते हैं। बस अब वो दिन दूर नहीं है केतन, जब हम भी सांसारिक, मानसिक और शारीरिक रूप से संपूर्ण साधु बन जाएंगे। बिल्कुल सही, और यही तो हमारा सपना है। साधु बाबा से शिक्षा प्राप्त करके उमंग और केतन काफी ज्यादा खुश थे, लेकिन कहीं ना कहीं केतन के मन में बस एक ही चीज थी कि उसके पास कोई ऐसी सिद्धि हो जिससे कि वो सर्वशक्तिशाली और सर्वज्ञानी बन जाए। साधु तो मैं बन जाऊंगा, लेकिन मैं अपनी साधना से कोई ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा कि हर तरफ मेरे नाम का डंका बजेगा। कोई भी साधु मुझसे ऊपर नहीं होगा। सर्वश्रेष्ठ साधु मैं ही बनूंगा। केतन के अंदर की ये भावना उसके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को जन्म दे देती है और अब वो अपनी साधु बनने की शिक्षा को छोड़कर तांत्रिक क्रिया की तरफ रुख मोड़ने लगता है और आश्रम से चोरी छुपे निकलकर
एक महान तांत्रिक से शिक्षा लेने लगता है। बस मुझे ऐसी कोई सिद्धि बता दीजिए जिसके बाद मैं जो चाहता हूँ वैसा ही हो जाए, कोई भी मेरे आगे टिक न पाए। मेरी शिक्षा, मेरा ज्ञान, मेरा वचन सबसे ऊपर हो। इतना कहकर केतन जोर से हंसने लगता है। ऐसे ही एक दिन जब केतन आश्रम से निकलकर तांत्रिक के पास जा रहा होता है, तभी उमंग उसे देख लेता है और उस दिन उमंग को पता चल जाता है कि उसका दोस्त केतन नकारात्मक ऊर्जा को इस्तेमाल करने की शिक्षा ले रहा है। केतन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना कि ये सब कुछ कितना गलत है। जो मैं चाहता हूँ ना उसके लिए सब कुछ सही है। अरे मैंने घर, संसार, मोह माया इसलिए नहीं छोड़ी है। मैं सदा जिंदगी बस लोगों के आगे हाथ फैलाकर मांगता रहूं। लेकिन सात्विक जीवन तो यही होता है ना, फिर तुम इस रास्ते पर कैसे आ सकते हो? मुझे शिक्षा देने की जरूरत नहीं है। मेरा जो मन चाहता है मैं वही करूंगा। और अगर तुमने मुझसे उलझने की कोशिश की तो मैं यहीं के यहीं तुम्हें भस्म कर दूंगा। केतन की बातें सुनकर उमंग वहाँ से चला जाता है और आश्रम में जाकर साधु बाबा को सारा सच बता देता है, जिसके बाद साधु बाबा केतन को बेइज्जत करके उसे आश्रम से निकाल देते हैं। और इसके बाद से केतन के अंदर नफरत और गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि उसके अंदर की सारी सकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। अब देखना मैं क्या करूंगा। ऐसी सिद्धियां प्राप्त करूंगा ना कि धरती, अंबर, हर कोई मेरा गुलाम होगा। किसी को मैं अपने आगे टिकने नहीं दूंगा, फिर चाहे मुझे अपनी अंतरात्मा को कितना भी कलंकित क्यों न करना पड़े। कुछ साल गुजरते हैं और उमंग एक साधु और केतन एक तांत्रिक बन जाता है। जहां उमंग एक तरफ लोगों को भलाई के रास्ते पर चलना सिखाता था, वहीं दूसरी तरफ केतन बस अपने आप महान बनने में लगा रहता था। ऐसे ही एक दिन सालों बाद दोनों दोस्त जंगल के रास्ते से मनोज के गांव जा रहे होते हैं और अचानक ही दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। केतन, ये तुम हो ना? हाँ मैं ही हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा तो काम है गांव-गांव जाना और लोगों का मार्गदर्शन करना। लेकिन इस गांव का मार्गदर्शन तो तुम बिल्कुल नहीं कर पाओगे। इस गांव पर तो पहले से मेरी नजर है। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम क्या करने वाले हो इस गांव के लोगों के साथ? वही जो मैं हमेशा करता हूँ, इस्तेमाल, वो भी अपने तरीके से। अभी उमंग केतन के हाथ को जोर से पकड़ता है और अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ता है और उसके सामने केतन की सारी सच्चाई आ जाती है। लेकिन मेरे रहते तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है हा? कि तुम मुझे रोक लोगे? तुम्हारी शक्ति मुझसे ज्यादा नहीं हो सकती। इससे पहले कि केतन अपनी कोई शक्ति से उमंग पर वार कर पाता, उससे पहले ही उमंग अपनी शक्तियों से उसी पल केतन को रोक लेता है और अपने जादू से एक झोपड़ी बनाता है और उसके आसपास एक रक्षा कवच बना देता है। अब जब तक तुम जहाँ हो तब तक तुम किसी का भी बुरा नहीं कर सकते हो। मैं अपने साधु होने का हर कर्तव्य निभाऊंगा। तुम तो मेरे दोस्त थे, लेकिन तुमने गलत रास्ता चुना, इसलिए आज मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव करना पड़ रहा है। जब तक मुझे तुम्हारे इन कर्मों का काट नहीं मिल जाता, तब तक मैं तुम्हें ऐसे सबसे छुपा कर रखूंगा। इतना कहकर उमंग अपने जादू से उस झोपड़ी को गायब कर देता है और उस दिन के बाद से वो गांव में घर घर जाकर भिक्षा मांगने के बहाने हर घर के बाहर अपने मंत्रों से एक सुरक्षित घेरा बनाने लगता है और साथ ही आधी रात को केतन के खाने पीने के लिए दिन भर की जमा की हुई भिक्षा को ले जाने लगता है। यही है मेरा सच, मेरा रहस्य। मैं भिक्षा अपने लिए नहीं मांगता हूँ, बल्कि मैं गांव के हर एक परिवार की सुरक्षा करता हूँ, ताकि मेरा दोस्त गांव के किसी भी बच्चे, बूढ़े, पशु, पक्षी, पौधे, किसी भी चीज को कोई नुकसान न पहुंचा पाए। साधु बाबा का ये सारा सच जानने के बाद भी मनोज को उनकी बातों पर जरा सा भी यकीन नहीं होता। मैं नहीं मानता ये सब कुछ सच है। तुम बस अपना मन धरण कहानी बता रहे हो और कुछ नहीं है। अगर तुम्हारी बात में सच में सच्चाई है ना, तो मुझे और मेरी पत्नी को अपने उस दोस्त से मिलवाओ। अब साधु बाबा मनोज और राधिका को
अपने तांत्रिक दोस्त यानी कि केतन से मिलवाने के लिए जंगल के बीचों बीच ले जाते हैं, जहां पहुंचकर वो मंत्रोच्चारण करके फिर से उसी दरवाजे को प्रकट करते हैं और राधिका और मनोज को दरवाजे के अंदर ले जाते हैं, जहां पर केतन उन्हें नजर आता है। अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया ना कि मैं जो कह रहा हूँ वो सब कुछ सच है। अरे कौन है ये लोग? किन्हें लेकर आए हो तुम? कोई भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार मुझे आजाद कर दो, फिर देखना मैं क्या करता हूँ। साधु बाबा जल्दी से राधिका और मनोज को उस द्वार से बाहर लेकर आते हैं। माफ करना, मैंने आप पर शक किया, पर अब मैं तहे दिल से आपकी मदद करना चाहता हूँ। मुझे बताइए कि गांव की सुरक्षा के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हमें उस तांत्रिक को ढूंढना होगा जिसने केतन से शिक्षा प्राप्त की है, क्योंकि मैं ज्यादा दिनों तक केतन को ऐसे नहीं रोक कर रख सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर आपकी मदद करेंगे। अब अगले दिन से राधिका और मनोज मिलकर उस तांत्रिक की तलाश करने लगते हैं जिससे केतन ने शिक्षा प्राप्त की थी। काफी भटकने पर राधिका और मनोज को उस तांत्रिक का पता चल ही जाता है और उसके पास पहुंचकर राधिका और मनोज उसे सारी बात बताते हैं। इसके बाद वो तांत्रिक केतन को हमेशा के लिए सही रास्ते पर लाने का एक उपाय बताता है। इसके बाद दोनों पति पत्नी साधु बाबा के पास आते हैं। उपाय तो हमें पता चल गया है, बस अब हमें अपने उपाय पर काम करना होगा साधु बाबा। क्या उपाय बताया है उन्होंने? जल्दी बताओ मुझे। काली पहाड़ी पर जो पुरानी गुफा है, उस गुफा के अंदर हर अमावस्या की रात को एक खास किस्म का फूल होता है। उस फूल का रस निकालकर हमें केतन को पिलाना है। उसके बाद उसके अंदर की सारी नकारात्मक शक्तियाँ और बुरी शक्तियाँ उसका साथ छोड़ देगी। ठीक है, मैं काली पहाड़ी की पुरानी गुफा में जाकर उस खास फूल को लेकर आऊंगा। नहीं, पहले यह रहस्य सिर्फ आपके अकेले का था, लेकिन अब हम आपके रहस्य का हिस्सा बन चुके हैं। आप गांव में रहकर गांव के लोगों की रक्षा कीजिए। मैं और राधिका जाकर काली पहाड़ी से फूल लेकर आएंगे, क्योंकि आज ही अमावस की रात है। हमें सब कुछ आज ही करना होगा। साधु बाबा मनोज और राधिका को काली पहाड़ी वाली गुफा में जाने की इजाजत दे देते हैं और दूसरी तरफ वो अपनी हवन कुंड की आग जलाकर गांव की सुरक्षा के लिए मंत्र जाप करना शुरू कर देते हैं। काफी मुसीबत पार करने के बाद आखिरकार राधिका और मनोज काली पहाड़ी के उस गुफा से वो खास फूल ले ही आते हैं। ये लीजिए साधु महाराज, हम ये फूल लेकर आ गए हैं। अब जल्दी से जंगल चलिए। ठीक है, जल्दी चलो। अमावस की रात का सबसे मजबूत पड़ाव शुरू हो चुका है और इस वक्त केतन की शक्तियाँ बढ़ने की पूरी संभावना है। साधु बाबा राधिका और मनोज के साथ जंगल पहुंचते हैं। अब इसके आगे जो भी करना है वो मैं करूँगा, क्योंकि मैं तुम में से किसी की जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। मनोज और राधिका को बाहर खड़ा करके साधु बाबा अपने मंत्रों से फिर से द्वार को प्रकट करते हैं और केतन के पास जाते हैं। अरे तो फिर आ गया। हाँ, आज अमावस की रात है। आज मेरी शक्तियाँ और ज्यादा बढ़ जाएंगी। आज मुझे तेरे मंत्र भी नहीं रोक पाएंगे। हाँ। इतना कहकर केतन जोर से छटपटाने लगता है और मौका पाकर साधु बाबा फूल को अपने हाथों में मसलकर उसका रस केतन के मुंह में डाल देते हैं। उस फूल के रस की बूंदें जैसे ही केतन के अंदर जाती हैं, केतन एकदम शांत हो जाता है और उसके अंदर की सारी नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। मैं तो अपनी अंतरात्मा को कहीं खो चुका था, लेकिन तुमने वापस से मुझे फिर से मिला दिया है। मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। अगर तुम्हें आभार ही प्रकट करना है तो मेरा नहीं, इन गांव के लोगों का करो, जिन्होंने आज तुम्हें यहाँ तक लाने में मेरी मदद की है। इतना कहकर साधु बाबा केतन यानी कि तांत्रिक को लेकर इस द्वार से बाहर आ जाते हैं और सारी बात बताते हैं, जिसके बाद केतन एक बार फिर से साधु बाबा राधा और मनोज का शुक्रिया करता है और बुराई के रास्ते को छोड़कर वापस से केतन सच्चाई के रास्ते पर चलना शुरू कर देता है और आखिरकार रहस्यमयी साधु का सारा रहस्य
मनोज की समझ में आ जाता है।